हेलो फ्रेंड्स, हाय, दिस इज अपूर्वा एंड आई वेलकम यू टू सिविल्स ट्यूब। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, इसमें हमारी जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री सीरीज चल रही है उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर देख रहे थे। अभी तक हमने जितना भी कोर्ट आर्ट है, मतलब कि जो भी स्टेट ने स्पॉन्सर करा हुआ आर्ट है, वो सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस किया। जैसे कि पिलर एडिक्ट्स, फिर हमने रॉक एडिक्ट्स डिस्कस की, उस समय के पैलेसेस के बारे में डिस्कस करा। उसके अलावा हमने स्तूपा के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करा। अब जो हमारा आज का लेक्चर है, इसमें हम डिस्कस करेंगे पॉपुलर आर्ट के बारे में। पॉपुलर आर्ट में वो आर्ट आता है जो उस समय के लोग बनाते थे, लाइक स्कल्पचर्स, यक्ष, यक्षिनी, जो हमको बहुत सारे फिगर्स मिले हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे कि उस समय किस तरीके की पॉटरीज हुआ करती थी। केव आर्किटेक्चर, जो उस समय विहार्स बनना स्टार्ट हुए थे, वो किस तरीके के हमको बने हुए मिले हैं, वो सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हमारा ये जो मौर्यन वाला जो पार्ट है वो पूरा कवर हो जाएगा और हम आज ही के लेक्चर में डिस्कस करेंगे शुंग डायनेस्टी के बारे में। शुंग डायनेस्टी भी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है, तो हम उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, जितनी भी चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडेज लेक्चर। अब हम सबसे पहले देखते हैं क्या डिफरेंस होता है पॉपुलर आर्ट के बीच में और कोर्ट आर्ट के बीच में। जो कोर्ट आर्ट होता है उसको रॉयल पैट्रोनेज मिली होती है, मतलब कि जो किंग्स होते हैं वो उसको बनवाते हैं, वो उनके एफर्ट्स के थ्रू बनते हैं। जैसे कि हमने पिलर एडिक्ट्स, रॉक एडिक्ट्स, स्तूपास वगैरह देखे। और जो पॉपुलर आर्ट होते हैं वो इंडिविजुअल के एफर्ट्स के कारण बनते हैं, जैसे कि स्कल्पचर्स हो गए, केव आर्किटेक्चर हो गया, पॉटरीज हो गई, तो ये इंडिविजुअल के एफर्ट्स के कारण ये बने। तो हम मॉरियंस के टाइम पे जो इंडिविजुअल के एफर्ट्स के कारण जो आर्ट आर्किटेक्चर हमको देखने के लिए मिलता है, उसकी आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रॉक कट आर्किटेक्चर। जो रॉक कट आर्किटेक्चर है वो हिस्टोरिक पीरियड में, हमने प्री हिस्टोरिक की जब हम बात करते हैं तो प्री हिस्टोरिक टाइम में तो हमको काफ़ी सारी, जैसे भीमबेटका हो गया, आदमगढ़ हो गया, उसके अलावा काफ़ी सारी प्लेसेस पे हमको साइट्स और केव आर्किटेक्चर्स देखने के लिए मिलते हैं, केव पेंटिंग्स वगैरह मिलती है। बट जो केव आर्किटेक्चर होती है उसकी जो स्टार्टिंग हमको देखने के लिए मिलती है वो मेनली मौर्यंस के टाइम में ही देखने के लिए मिलती है। मौर्यंस के टाइम पे जो रॉक कट आर्किटेक्चर हमको देखने के लिए मिलता है या केव आर्किटेक्चर देखने के लिए मिलता है, वो मेनली यूज़ किया जाता है एज अ विहार्स। विहार्स क्या होता है? एक लिविंग क्वार्टर होता है जिसके अंदर जैन और बुद्धिस्ट मॉन्क्स स्टे करते हैं। हमने डिस्कस किया था जब हम बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ रहे थे कि जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं वो 12 मंथ ऑफ द ईयर में मैक्सिमम टाइम घूमते रहते हैं, बट जब मॉनसून का टाइम पीरियड होता है 4 मंथ्स का, तो वो उस समय किसी पर्टिकुलर प्लेस पे स्टे करते हैं और वो होते हैं विहार्स। ओके, और ये रॉक कट केव्स के फॉर्म में हमको देखने के लिए मिलते हैं मॉडर्न टाइम में। अब यदि हम मॉडर्न टाइम की बात करें तो उस समय का जो केव आर्किटेक्चर है वो हाईली पॉलिश्ड फॉर्म में हमको देखने के लिए मिलता है। जो उनकी इंटीरियर वॉल होती है वो हाईली पॉलिश्ड फिनिश हमको देखने के लिए मिलती है। उसके अलावा जो इनके गेट्स बनाए जाते थे मॉडर्न्स के टाइम में वो काफ़ी डेकोरेटिव होते थे। ओके, याद रखिएगा आगे जाके हम काफ़ी सारे केव आर्किटेक्चर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि बाग केव्स हो गया, अजंता एलोरा केव्स हो गया, और काफ़ी सारी दूसरी भी केव्स हमको देखने के लिए मिलती हैं, हाथी गुम्फा केव्स हो गई, काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। बट इस आर्किटेक्चर की जो स्टार्टिंग हम देखते हैं वो मॉडर्न्स के टाइम में देखते हैं। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है आर्ट आर्किटेक्चर से रिलेटेड कि आपको कहाँ से इमर्जेंस देखने के लिए मिलता है या किस तरीके से केव आर्किटेक्चर हिस्टोरिक पीरियड के अंदर इवॉल्व हुआ इंडिया में। तो उसके अंदर आपको यदि कुछ लिखना हो तो आपको यहीं से उसकी लिखने की स्टार्टिंग करना पड़ेगी। इसलिए आप ये सारी चीज़ें याद रखिए कि इस समय जो आर्किटेक्चर होता था, केव आर्किटेक्चर होता था, जो केव्स होती थी उसकी इंटीरियर वॉल काफ़ी ज़्यादा फिनिश्ड होती थी और जो उसके गेट्स होते थे वो काफ़ी ज़्यादा डेकोरेटिव होते थे। ठीक है, अब यदि हम मॉरियंस के टाइम की बात करें तो इस समय की जो सबसे इम्पॉर्टेंट केव्स है उसमें सबसे पहले आती है बराबर केव्स। ये जो बराबर केव्स हैं ये अशोका के टाइम से बिलोंग करती है। 273 से लेकर 232 बीसी टाइम पीरियड था अशोका का और उस समय बिलोंग करती है ये। और उनके जो ग्रैंडसन हैं दशरथ, उनके समय से बिलोंग करती है, जो कि किस सेक्ट के लिए बनाई गई थी? आजीविका सेक्ट के लिए।
जब हमने जैनिज़्म बुद्धिज़्म पढ़ना स्टार्ट करा था, इमर्जेंस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन पढ़ना स्टार्ट करा था, तो हमने देखा था कि काफ़ी सारे रिलीजन्स उस समय इमर्ज हुए थे, जिसमें से एक आजीविका सेक्ट भी था। ओके, तो ये जो बराबर केव्स थी ये किसको डेडिकेट की गई थी या किसके लिए बनवाई गई थी? आजीविका सेक्ट के लिए बनवाई गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के अंदर कोई भी स्टेटमेंट आ सकता है कि बराबर केव्स कौन से रिलीजन से एसोसिएटेड है या किसके लिए बनवाई गई थी। ओके, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट केव्स है, ऑलमोस्ट 4 केव्स हैं जिनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जिसमें लोमास ऋषि केव जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, पहली है करना चौपार, फिर सुदामा केव है, फिर लाम ऋषि, लोमास ऋषि केव, फिर विश्वामित्र केव, जिसको विश्वा झोपड़ी केव भी कहा जाता है। इसमें जो लोमास ऋषि केव है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में आंसर राइटिंग के अंदर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करेगा। इससे रिलेटेड बातें आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यदि मेंस में कोई क्वेश्चन बनता है तो डेफिनेटली वो इस तरीके से बन सकता है कि किसी भी समय के केव आर्किटेक्चर को आपको किसी और टाइम पीरियड से कंपेयर करने के लिए दिया जा सकता है, या ये पूछा जा सकता है कि किस तरीके से रॉक कट आर्किटेक्चर इंडिया में इवॉल्व हुआ, आपको इसके अर्लीस्ट एविडेंसेस कहाँ से देखने के लिए मिलते हैं। कुछ भी जो क्वेश्चन बनेगा उसमें आपको ये आंसर राइटिंग में हेल्प प्रोवाइड कर सकता है। ओके, अब ये जो लोमास ऋषि केव है ये मोस्ट पॉपुलर बराबर केव्स है। जो बराबर केव्स के अंदर ये 4 केव्स है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पॉपुलर जो केव है वो लोमास ऋषि केव्स है। जो ये लोमास ऋषि केव है, इसका जो गेट है, जो इसका एंट्रेंस गेट है वो काफ़ी ज़्यादा डेकोरेटिव है, काफ़ी ब्यूटीफुली उसको बनाया गया है, उसको इमिटेशन किया जाता है ऑफ द वुडन आर्किटेक्चर। यदि आपको याद हो, हमने तब मॉरियंस का आर्ट एंड आर्किटेक्चर स्टार्ट करा था और हमने सबसे पहले कोर्ट आर्किटेक्चर पढ़ना स्टार्ट करा था। तो कोर्ट आर्ट में हमने सबसे पहले पैलेसेस देखे थे। तो हमने डिस्कस किया था कि जो मॉरियंस थे उनके समय जो पैलेसेस होते थे वो वुड के बनाए जाते थे, वुडन पैलेसेस होते थे और काफ़ी ज़्यादा सुंदर होते थे, जिसके बारे में डिफरेंट फॉरेन ट्रैवलर्स ने अपने अकाउंट्स के अंदर मेंशन किया है। ओके, तो हमने तब डिस्कस किया था कि वुड के बनाए जाते थे। तो ये जो लोमास ऋषि जो केव है, इसका जो गेट है उसको जिस तरीके से वुडन आर्किटेक्चर उस समय का होता था, उसी तरीके से इस केव का जो गेट था उसको स्टोन से वुडन आर्किटेक्चर जिस तरीके का होता था उस तरीके से इसको भी डेकोरेट किया गया था, इमिटेट किया गया था, उसका डुप्लीकेट बनाने की कोशिश की गई थी ऑन द स्टोन। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप इस पिक्चर के अंदर देख रहे हैं कि ये जो लोमास ऋषि केव है, इसका गेट है, ये कितना ज़्यादा डेकोरेटिव बनाया गया है, इसकी आर्च कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है उस समय के आर्ट एंड आर्किटेक्चर का, जो हमारे पास अभी भी अवेलेबल है। इसलिए ये केव बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। जो इसका जो पेरिफेरी ऑफ द डोर हमको देखने के लिए मिलता है, इस पे हमको आर्च के अलावा क्या देखने मिलता है कि एक स्तूपा इस एम्बलम है और उसकी तरफ जो एलिफेंट्स हैं वो जा रहे हैं। ओके, इस तरीके का हमको कुछ पिक्चर्स यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, कुछ इस तरीके का बनाया गया है, जिसको कहा जाता है चैत्य आर्च और चंद्रशाला। ओके, और ये इस समय के आर्ट आर्किटेक्चर और स्कल्पचर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है। तो आप याद रखिएगा कि यहाँ पे एक स्तूपा बनाया हुआ है, यहाँ पे काफ़ी सारे एलिफेंट्स हैं जो इसकी तरफ जा रहे हैं। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो बराबर केव है वो रॉक कट आर्किटेक्चर इन इंडिया की बिगनिंग है, स्टार्टिंग है। जो अर्लीस्ट एविडेंस हमको रॉक कट आर्किटेक्चर के मिलते हैं इंडिया में, वो यहीं से मिलते हैं, लोमास ऋषि केव से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप याद रखिएगा। अब जो नेक्स्ट केव है वो है नागार्जुन केव्स। यहाँ पे भी आपको 3 केव्स देखने के लिए मिलती है। ओके, ये भी बिहार में है। जो दशरथ, जो कि अशोका के ग्रैंडसन थे, उनके टाइम पे ये केव्स बनी। यहाँ पे गोपी केव, भयाक केव और वेदांतिका केव्स, ये 3 केव्स आपको देखने के लिए मिलती है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट जो केव है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड की, मॉडर्न टाइम पीरियड की, वो है बराबर केव्स की लोमास ऋषि केव। तो आप उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट चीज़ें याद रखिएगा। ओके, इसके बाद में हमको यहाँ पे कुछ स्कल्पचर्स देखने के लिए मिलते हैं। स्कल्पचर्स मतलब कि कुछ बने हुए, स्टोन के बने हुए, वुड के बने हुए, जो कुछ स्कल्पचर हम बोलते हैं, कुछ फिगर बना हुआ स्टोन के ऊपर, कुछ काफ करके बनाया हुआ, उसको हम स्कल्पचर बोलते हैं। ओके,
तो हमको इस समय जो मेनली स्कल्पचर्स देखने के लिए मिलते हैं वो होते हैं यक्ष यक्षिनी। स्कल्पचर्स क्या है यहाँ पे? वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो हिंदू, जैन और बौद्ध रिलीजन में वर्शिप के लिए यूज हो रहे थे। ओके, स्टार्टिंग थी ये, देखिए काफ़ी सारी चीज़ इस समय से स्टार्ट हुई थी। फिगर्स बनाना, लोगों के स्कल्पचर्स बनाना, फिर धीरे धीरे वो चीज़ें इवॉल्व हुई। फिर हमने जो भगवान थे, जो गॉड थे, उनकी एक ह्यूमन फॉर्म में पिक्चर्स, स्कल्पचर्स बना बना के पूजा करना स्टार्ट करी। तो ये जो इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन फिगर्स थे वो इसी समय से हम देखते हैं कि स्टार्ट हुए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आईवीसी के बाद में एज सच हमारे पास कोई बहुत सारे इस तरीके के फिगर्स हमको नहीं देखने के लिए मिलते हैं। इसके बाद में हम जब स्कल्पचर्स देखना स्टार्ट करते हैं तो वो मॉडर्न पीरियड है। ओके, तो इस समय हमको क्या देखने के लिए मिलते हैं? ह्यूमन फिगर्स देखने के लिए मिलते हैं। और इस समय क्या बनते थे? यक्ष और यक्षी बनते थे। यक्ष यक्षी, यक्ष यक्षिनी कहा जाता है। ठीक है, जो लार्जेस्ट यक्ष और यक्षिनीज हमको देखने के लिए मिले हैं वो पटना, विदिशा, मथुरा, ये जो प्लेसेस हैं यहाँ से देखने के लिए मिले हैं। और ये जो यक्ष और यक्षी होते थे ये हमको स्टैंडिंग फॉर्म में देखने के लिए मिलते हैं और पॉलिश्ड सरफेस देखने के लिए मिलता है। ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये यक्ष का फिगर है जो हमको इस समय मॉडर्न पीरियड से बिलोंग करता है और हमको मिला है। यदि हम इस समय के जो फिगर्स की बात करते हैं तो इस समय के जो फिगर्स का जो हमको फेस देखने के लिए मिलता है वो फुल राउंड देखने के लिए मिलता है, प्रोनाउंस चेक्स देखने के लिए मिलते हैं और जो उनकी फिजिकल डिटेल्स हैं वो भी देखने के लिए मिलती है। ओके, और इससे हमको ये भी पता चलता है कि उस समय के जो ह्यूमन फिगर्स बनाए जाते थे उसमें कितना ज़्यादा सेंसिटिविटी के साथ में ह्यूमन फिजिक को डिस्क्राइब किया जाता था। जो यक्ष यक्षिनीज के जो हमको फिगर्स मिले हैं इसके अंदर हर चीज़ को काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। हर चीज़ को, जैसे कि धोती ड्रैप करी है या बॉडी के अंदर किस तरीके का स्ट्रक्चर है, उन सब चीज़ों को बहुत प्रॉपर ढंग से डिस्क्राइब किया गया है, बहुत अच्छे से दिखाया गया है, बहुत अच्छे से बनाया गया है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद में बहुत इम्पॉर्टेंट जो फिगर हमको मौर्यंस के टाइम का देखने के लिए मिलता है वो है दीदारगंज की जो यक्षी है वो। ओके, लाइफ साइज स्टैंडिंग इमेज है ये, मतलब कि जो ह्यूमन की हाइट होती है लगभग उतनी बड़ी ये आपको स्टैच्यू देखने के लिए मिलेगा। ये दीदारगंज से बिलोंग करता है। ये जो स्टैच्यू है ये यक्षी का स्टैच्यू है। इनके एक हाथ के अंदर फ्लाई विस्क है जिसको चौरी कहा जाता है। यदि आप इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो टॉल, वेल प्रोपोर्शनेट बनाया गया है, फ्री स्टैंडिंग स्कल्पचर है, काय का बना हुआ है, सैंडस्टोन का बना हुआ है। जो इसका सरफेस है वो काफ़ी ज़्यादा शाइनी है अभी भी और पॉलिश्ड है। ऑलमोस्ट 2300 ईयर्स हो चुके हैं इस फिगर को और अभी भी ये फिगर काफ़ी ज़्यादा पॉलिश्ड, शाइनी दिखता है। ओके, जो चौरी है मतलब कि जो फ्लाई विस्क है ये इनके एक हाथ में है, राइट हैंड में है, और जो लेफ्ट हैंड है वो ब्रोकन है। इसके अलावा ये जो फिगर है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सोफेस्टिकेटेड वे से इसको बनाया गया है। इसमें फॉर्म और मीडियम का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा गया है। जो बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा राउंड है, मस्कुलर बॉडी है। इसके अलावा जो फेस है वो काफ़ी राउंड है, फ्लैशी फेस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो हर चीज़ को काफ़ी अच्छे से एलॉबरेट करके काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश की गई है। ये जो स्कल्पचर्स हैं ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के बने हैं, हर चीज़ का बहुत ध्यान रखा गया है, वेल प्रोपोर्शनेट बने हैं। जो यहाँ पे जो इनकी नेक है वो छोटी है, आई, नोज़, लिप्स काफ़ी ज़्यादा शार्प है। तो हमको ये भी समझ में आता है कि उस समय के लोग कैसे दिखते होंगे या उस समय किस तरीके के फीचर्स होते होंगे। डेफिनेटली उस समय जिस तरीके के लोग थे उसी से इंस्पायर होकर ये बनाया होगा और काफ़ी अच्छे से बनाया है। आप ये जो साड़ी को जो ड्रैप देख रहे हैं नीचे वो भी काफ़ी अच्छे से, पीछे से भी काफ़ी अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। एक एक चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग के साथ काम हुआ है, इसलिए इसको काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है मॉडर्न आर्ट का। इसके अलावा हमको देखने के लिए मिलता है मौर्यन आर्ट के समय का धौली में एक एलिफेंट। आप ये देख रहे हैं ये एक एलिफेंट का इस तरीके का स्कल्पचर बना हुआ है और इधर कहीं इस पे अशोका का इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। धौली में हमको एलिफेंट का स्कल्पचर देखने के लिए मिलता है जो काफ़ी ब्यूटीफुली डिस्क्राइब करता है एलिफेंट को। इसके अलावा पॉटरी की हम बात करते हैं। जो मॉडर्न ट्रेड है उस समय की पॉटरी के अंदर यदि हम देखें तो वहाँ उस समय नदन ब्लैक पॉलिश वेयर चलता था।
ये याद रखिएगा। इस समय क्या चलता था, नदन ब्लैक पॉलिश वेयर चलता था। जो मॉडर्न पॉटरी होती थी वो उस पर ब्लैक पेंट किया जाता था, हाईली लस्ट्रस होती थी, काफ़ी ज़्यादा शाइनी होती थी, उसकी जो फिनिश होती थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती थी और उसको जनरली लग्जरी आइटम के तौर पे यूज़ किया जाता था। जो पाटलिपुत्र और कौशाम्बी जो प्लेसेस हैं वो उस समय सेंटर हुआ करता था नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर का, तो ये इम्पॉर्टेंट है। ओके कि मॉरेंस के समय पे क्या चलता था, तो नदन ब्लैक पॉलिश वेयर चलता था मॉरेंस के टाइम पे, ये चीज़ आप याद रखिएगा। देखिए अभी तक हमने मॉरेंस के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया। मॉरेंस के समय का किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन था, क्या सोशो इकोनॉमिक कंडीशन थी, किस तरीके की सिचुएशन थी, किस तरीके से अलेक्जेंडर ने इन्वेजन किया, उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य इमर्ज होकर आए, किस तरीके से डायनेस्टी के अंदर डिफरेंट चीज़ें हुई, हर चीज़ों को काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस करा और मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर कुछ भी और चीज़ इम्पॉर्टेंट है मॉरेंस से रिलेटेड। तो जब हम देखते हैं कि मॉरेंस का डिक्लाइन स्टार्ट हुआ वो अराउंड 232 बीसी, तब अशोका का टाइम पीरियड खत्म हुआ, तब से ही स्टार्ट हो गया। उसका रीज़न ये था कि अशोका के बाद में एज कोई बहुत स्ट्रॉन्ग किंग नहीं था। सेकंड चीज़ ये थी कि अशोका ने ये जो नॉन वायलेंस की जो पॉलिसी को अडॉप्ट किया था, धम गोसा इन द प्लेस ऑफ बैरी गोसा, ये जो अडॉप्ट की थी उनने नई पॉलिसी, उसके कारण भी काफ़ी कुछ लीनियंट पॉलिसी के कारण भी काफ़ी कुछ टेरिटरी चली गई, काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज हुई। इसके अलावा हम देखते हैं क्योंकि अशोका बौद्ध रिलीजन के फॉलोअर बन गए थे, उसके बाद में उन्होंने बहुत लार्ज स्केल पे डोनेशंस वगैरह सब स्टार्ट करा, तो जो सेंटर के पास जो फंड्स होते थे, मतलब जो उस समय की जो ट्रेजरी थी वो भी कम होना स्टार्ट हो गई, तो रिसोर्सेज की कमी होने लगी, फंड्स की कमी होने लगी। तो धीरे धीरे 232 बीसी के आसपास से हम देखते हैं कि जो मौर्यन एम्पायर था वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। अब हमको ये कैसे पता चलता है कि मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया, ये हमको ऐसे पता चलता है कि जो बौद्ध टेक्स्ट है, जो जैन टेक्स्ट है, उनमें किंग्स के नाम को लेकर भी एग्रीमेंट नहीं है, कुछ किसी में कुछ और नाम लिखा है, किसी में कुछ और नाम लिखा है। तो इससे हमको पता चलता है कि उस समय जो मौर्यन एम्पायर था वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा और डिक्लिनेशन की तरफ बढ़ने लगा। फिर हम देखते हैं कि 232 बीसी से अराउंड 185 बीसी तक, अराउंड 57 ईयर्स तक और रूल रहा इन लोगों का, मॉरेंस का। इसके बाद में शुंग डायनेस्टी इमर्ज हुई। अब हम क्या देखते हैं कि तब शुंग डायनेस्टी आती है तो ये जो मैप होता है मॉरेंस का वो काफ़ी छोटा हो जाता है, बाकी ये पूरा एरिया इनके हाथ से निकल जाता है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस वाला ये जो एरिया था, यहाँ पे हम देखते हैं कि जब अलेक्जेंडर वापस गए 323 बीसी के आसपास, तो उन्होंने अपने गवर्नर्स को यहाँ पे छोड़ दिया, उन्होंने लोगों को अपॉइंट किया यहाँ की टेरिटरी पे रूल करने के लिए। बट क्योंकि मॉरेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे तो इन्होंने यहाँ पे जो ग्रीक्स थे उनका रूल इस्टेब्लिश नहीं होने दिया। बट हम देखते हैं कि जब 232 बीसी के आसपास तक का टाइम पीरियड आता है अशोका का पीरियड ख़त्म हो जाता है और उसके बाद में जो लेटर मॉर्यन किंग्स होते हैं वो आते हैं, तो मॉर्यन एम्पायर वीक पड़ने लगता है क्योंकि मगध यहाँ पे रहता है, ये वाला रीजन यहाँ पे रहता है। तो कंटिन्यूसली जो इंडो ग्रीक्स होते हैं, जो ग्रीक्स होते हैं, वो यहाँ पर अटैक करने लगते हैं और अपना रूल धीरे धीरे यहाँ पर इस्टेब्लिश कर लेते हैं। ओके, तो ये वाला रीजन पूरा इन लोगों के हाथ से चला गया था, मॉरेंस के हाथ से। और 185 बीसी आते आते जो मगध था वहाँ पे शुंग डायनेस्टी इस्टेब्लिश हो गई। अब शुंग डायनेस्टी क्या थी, कैसे इस्टेब्लिश हुई, उसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। यदि हम शुंग डायनेस्टी की बात करें तो ये एंशिएंट इंडियन डायनेस्टी है जिनने मगध के ऊपर रूल किया है। 185 बीसी से लेकर अराउंड 75 बीसी तक रूल किया है, तो अराउंड 110 साल रूल किया है इन्होंने। ये जो शुंग डायनेस्टी थी वो एक ब्राह्मण डायनेस्टी थी। जो पुष्यमित्र शुंग थे वो वॉइसरॉय थे उज्जैन के, और उन्होंने जो उनके उस समय किंग थे मौर्यन किंग बृहद्रथ, उनको मार दिया, उनको एसेसिनेट कर दिया और अपने आप को मगध का किंग डिक्लेयर कर दिया और शुंग डायनेस्टी को इस्टेब्लिश कर दी। ओके, तो शुंग डायनेस्टी किसने इस्टेब्लिश करी थी? पुष्यमित्र शुंग ने इस्टेब्लिश करी थी। यदि हम पुष्यमित्र शुंग की बात करते हैं तो इनका रूल स्टार्ट हुआ 185 बीसी से लेकर 151 बीसी तक। ये वॉइसरॉय थे मौर्यंस के समय उज्जैन के। जो पुष्यमित्र शुंग थे उनको क्रेडिट दिया जाता है कि उनने ग्रीक्स के 2 अटैक को फेल किया, उसके अलावा विदर्भ वाले रीजन को भी कॉन्कर किया।
पुष्यमित्र शुंग के बारे में कुछ अकाउंट से हमको ये भी पता चलता है कि इन्होंने जो स्तूपास थे जो अशोका के टाइम पे बनवाए गए थे उनको डिस्ट्रॉय करा था। इसी डायनेस्टी के किंग थे धानदेव, जिनके अयोध्या इंस्क्रिप्शन से हमको ये पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, हॉर्स सेक्रीफाइस करवाया था। ओके, इसके अलावा हम देखते हैं कि जो पुष्यमित्र शुंग थे ये एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे। तो हमको बहुत सारे अकाउंट से ये पता चलता है कि इन्होंने जो अशोका के द्वारा जितने भी स्तूप्स वगैरह बनाए गए थे उसमें से कई सारी चीज़ों को इन्होंने डिस्ट्रॉय करवाया था। इसके बाद में इनके बेटे का रूल स्टार्ट हुआ 149 BC से लेकर 141 BC तक। ज़्यादा लंबा टाइम पीरियड नहीं था, 8 ईयर्स का टाइम पीरियड था। इनका नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक बुक लिखी है, एक ड्रामा लिखा है कालिदास ने जिसका नाम है मालवी का अग्निमित्र, जिसके अंदर जो ये अग्निमित्र हैं उनको राजा कहा गया है और ये इन्हीं से रिलेटेड अकाउंट है। ये ड्रामा जो है इन्हीं से रिलेटेड है। और ये जो मालवी का अग्निमित्र जो कालिदास का ये जो ड्रामा है इससे हमको अग्निमित्र जो शुंग किंग थे उनके समय की कोर्ट लाइफ के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। इसको मिरर ऑफ द कोर्ट ऑफ शुंग डायनेस्टी भी कई बार कहा जाता है क्योंकि उस समय के कोर्ट के बारे में और उस समय के राजा का क्या रूल होता था, कैसे वो रूल करते थे, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमको इस ड्रामा से मिलती है। जो अग्निमित्र थे उन्होंने जो सांची स्तूप था उसको रिकंस्ट्रक्ट करवाया था, उसको जो डिस्ट्रॉय करवा दिया था पुष्यमित्र शुंग ने, जो बहुत सारे अकाउंट से हमको पता चलता है, उसको वापस से रिकंस्ट्रक्ट करवाया। जो उसका हम बोलते हैं अंडा वाला जो पार्ट होता है उसको स्टोन से कवर करवाया था जो अशोका के टाइम नहीं था। और उसका जो साइज़ था वो काफ़ी ज़्यादा जो इंक्रीज़ हुआ था वो अग्निमित्र के टाइम पे ही हुआ था। इसके अलावा स्तूपा नंबर 2, स्तूपा नंबर 3 जो सांची में है उसको भी इन्हीं के समय पे बनवाया गया था। ओके, इसके बाद में इनके बेटे जो वासुमित्र हैं उनका रूल स्टार्ट हुआ, वो किंग बने। बट पुष्यमित्र शुंग अग्निमित्र के बाद में जो शुंग डायनेस्टी के जो किंग्स थे वो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे। इनके भी नामों को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन है, अलग अलग अकाउंट के अंदर अलग अलग नाम दिया हुआ है। बट कुछ किंग्स हैं जिनको लेकर कुछ एग्रीमेंट्स हैं। तो इसके बाद में हम देखते हैं भागभद्र के बारे में। जो भागभद्र जो किंग थे उनका टाइम पीरियड था 114 BC से लेकर 83 BC तक का। अब ये जो किंग थे इनके बारे में हमको पता चलता है हेलिडोरस के गरुड़ पिलर से। तब हमने हिस्टोरिकल सोर्सेस पढ़ा था तो हमने आर्कोलॉजिकल सोर्सेस के अंदर हेलिडोरस गरुड़ पिलर के बारे में पढ़ा था जो कि बेस नगर विदिशा में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स है। इससे हमको पता चलता है कि हिंदू रिलीजन का क्या इम्पैक्ट था इंडो ग्रीक्स के ऊपर। ओके, जो उस समय इंडो ग्रीक रूलर थे तक्षशिला में जिनका रूल था, उन्होंने अपने एम्बेसडर को शुंग डायनेस्टी के जो किंग थे भागभद्र उनके कोर्ट में भेजा था। और यहाँ पे आके जो हेलिडोरस थे उन्होंने जो विष्णु रिलीजन था उसको एडॉप्ट कर लिया था, वो उसके फॉलोअर बन गए थे। और इन्होंने यहाँ पर एक गरुड़ पिलर बनवाया था जिसे डेडिकेट किया था भगवान विष्णु को। ओके, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट इवेंट है जो कि भागभद्र जो कि शुंग डायनेस्टी के किंग थे उनके समय पे हुआ था, इसलिए हमको इनके बारे में उसी पिलर इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। अब जो लास्ट जो हम शुंग किंग देखते हैं वो थे देवभूति। जो देवभूति थे उनके जो मिनिस्टर थे वासुदेव कण्व, उन्होंने इनको असैसिनेट कर दिया, उनको मार दिया और इसके बाद में कण्व डायनेस्टी को इस्टेब्लिश कर लिया जो कि स्टार्ट हुई 73 BC में। और 73 BC से लेकर 28 BC तक हम देखते हैं कि कण्व डायनेस्टी का रूल रहा मगध पे। ओके, तो यहाँ पर शुंग डायनेस्टी ख़त्म हो गई 73 BC आते तक। उसके बाद में क्या स्टार्ट हुई, कण्व डायनेस्टी स्टार्ट हुई। वासुदेव ने कण्व डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था। अब हम देखते हैं कि शुंग डायनेस्टी के समय पे क्या ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट हुए जिसके कारण शुंग डायनेस्टी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो एज सच कोई बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज या कोई इस तरीके का चेंज नहीं हुआ। इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा टेरिटरीज भी मौर्यंस के हाथ से चली गई थी। तो कोई बहुत बड़े रीजन पे एरिया पे इनका रूल नहीं था, लिमिटेड एरियाज पे इनका रूल था। कुछ ईस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश ले सकते हैं, यूपी बिहार वाला जो रीजन है जो मेनली महाजन पक्ष का एरिया था, वहाँ पे इनका रूल हमको देखने के लिए मिलता है। बट इनके समय पे हम देखते हैं कि काफ़ी सारे सोशो कल्चरल डेवलपमेंट्स हुए।
तो हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा सोशो कल्चरल डेवलपमेंट देखने के लिए मिलता है। हमने देखा कि जो पुष्यमित्र शुंग थे वो क्या थे, वो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे। तो डेफिनेटली हम देखते हैं कि जब मॉडर्न्स आए तो हिंदुइज़्म का जो इन्फ्लुएंस था वो कम होना स्टार्ट हो गया और बौद्धिज़्म, जैनिज़्म, ये डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स का जो इन्फ्लुएंस था वो बढ़ने लगा। बट शुंग, पुष्यमित्र शुंग का जो रूल था वो एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे और उन्होंने ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी या हिंदू रिलीजन को वापस से इस्टेब्लिश करने की कोशिश करी। तो यहाँ पर हम देखते हैं रिवाइवल ऑफ हिंदुइज़्म और काफ़ी लार्ज स्केल पे इस समय हमको ये चीज़ देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा इन्होंने कास्ट सिस्टम को भी वापस रिवाइव करा और सोशल सुप्रीमेसी प्रोवाइड करी ब्राह्मण्स को। जैसे कि हम देखते आए, हमने डिस्कस करा था मॉडर्न्स के समय पे जो मेगास्थनीज थे, जो एक ग्रीक एम्बेसडर थे और जो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आए थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी इंडिका, जिसके अंदर मेंशन है 7 कास्ट सिस्टम के बारे में। और इस तरीके से बहुत ज़्यादा रिजिड कास्ट सिस्टम हमको मॉडर्न्स के समय पे देखने के लिए नहीं मिलता था, तो उस चीज़ का भी रिवाइवल हमको देखने के लिए मिला शुंग डायनेस्टी के समय पे। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा नई कास्ट, मिक्स कास्ट आने लगी सामने, इमर्जेंस देखने के लिए मिला हमको डिफरेंट वेरियस मिक्स्ड कास्ट का। इसके अलावा जो फॉरेनर्स थे, जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस था, वहाँ पे आके बसे। धीरे 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 जो मेन लैंड इंडिया था वहाँ पे भी ये लोग आकर बसने लगे। ओके, तो जो फॉरेनर्स था उनका हमको इंटीग्रेशन देखने के लिए मिलता है इस समय इंडियन सोसाइटी में। वो भी इंडियन सोसाइटी में आके यहाँ पर रहने के बाद में डिफरेंट डिफरेंट कास्ट को अडॉप्ट कर लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जिस तरीके का काम अडॉप्ट करते हैं उस हिसाब से अपनी अपनी कास्ट बना लेते हैं। तो काफ़ी सारी कास्ट हमको इस समय इमर्ज होती हुई दिखी। इसके अलावा हमने क्या देखा कि जो संस्कृत लैंग्वेज थी उसका जो प्रोमिनेंस था वो बढ़ गया था। अभी तक हम देख रहे थे कि पाली प्राकृत लैंग्वेज जो थी उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा थी, बट अब उनकी इम्पोर्टेंस कम होकर जो संस्कृत थी वो वापस कोर्ट लैंग्वेज बनने लगी थी। हमने देखा था कि जो अशोका थे, जो मौर्यन किंग्स थे, वो लोकल लैंग्वेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे क्योंकि संस्कृत सबको नहीं आती थी, तो संस्कृत की इम्पोर्टेंस कम होने लगी थी वैदिक कल्चर, लेटर वैदिक कल्चर ख़त्म होने के बाद में, बट वो इम्पोर्टेंस धीरे धीरे बढ़ने लगी। तो हम क्या देखते हैं कि जब वैदिक कल्चर होता है, लेटर वैदिक पीरियड होता है, उस समय काफ़ी लार्ज स्केल पे वैदिक सोसाइटी के अंदर एवोल्यूशन देखने के लिए मिलता है। फिर हम देखते हैं 600 BC का आसपास का टाइम होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स इमर्ज होकर आते हैं, काफ़ी सारे नए नए रिलीजन्स का इन्फ्लुएंस स्टार्ट हो जाता है। फिर हम देखते हैं मौर्यंस के समय पे जो बुद्धिज़्म था वो अपने पीक पर पहुंच चुका था, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में उसको स्प्रेड किया गया, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हर रिलीजन को स्प्रेड करने की कोशिश करा गई, और वहीं पर जो हिंदू रिलीजन था उसकी इम्पोर्टेंस डिक्लाइन होने लगी। बट जैसे ही शुंग डायनेस्टी आई तो हम क्या देखते हैं, हिंदू रिलीजन के अंदर रिवाइवल होने लगता है। हिंदू रिलीजन का जो रिवाइवल होता है वो धीरे धीरे बढ़कर उसमें और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ आने लगती है, संस्कृत लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते 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 जो हिंदू रिलीजन अपने क्लाइमेक्स, मतलब बोलेंगे कि अपने टॉप पे जब पहुंचता है तो वो होता है गुप्ता पीरियड। तो वो जो गुप्ता पीरियड के समय हम काफ़ी सारी ऑर्थोडॉक्स चीज़ें, काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हिंदू रिलीजन देखते हैं, उसकी शुरुआत हम शुंग डायनेस्टी से देखते हैं। शुंग के टाइम पे वापस से कास्ट सिस्टम रिजिट हो गया, वापस से सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मण्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई, संस्कृत की इंपॉर्टेंस वापस से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट इमर्ज होकर आने लगी, जो फॉरेनर्स आके बसने लगे वो भी डिफरेंट डिफरेंट कास्ट को अडॉप्ट करने लगे कि हम इस कास्ट के, हम उस कास्ट के हैं। तो ये सारी चीज़ों का जो वापस से स्टार्टिंग हम देखते हैं वो शुंग डायनेस्टी के टाइम देखते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं पुष्यमित्र शुंग के समय थे पतंजलि। पतंजलि का नाम हमने सुना ही होता है, काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने मेडिसिन से रिलेटेड दी है, बट ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक ग्रामेरियन थे। ओके, इनका सबसे इम्पॉर्टेंट जो वर्क है वो है महाभाष्य। ओके, इन्हें सेकेंड ग्रेट ग्रामेरियन ऑफ संस्कृत कहा जाता है। फर्स्ट ग्रेट ग्रामेरियन किसको कहा जाता है? पणिनि को कहा जाता है, जिन्होंने अष्टाध्याय लिखी है, और जो अष्टाध्याय जो पणिनि की बुक थी उसी के ऊपर कमेंट्री करी है पतंजलि ने, अपनी जो ट्रीटीज बोलेंगे, ग्रामर ट्रीटीज, जिसका नाम है महाभाष्य, उसके अंदर। ओके, इसके अलावा हम देखते हैं कि जो शुंग डायनेस्टी थी उन्होंने आर्ट आर्किटेक्चर को पैट्रोनाइज किया था।
हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अग्निमित्र के समय पे जो सांची है वहाँ पे स्तूपा नंबर 2, स्तूपा नंबर 3 बना। इसके अलावा हमने उस समय ये भी देखा कि जो सांची का स्तूप था, मेन ग्रेट स्तूपा ऑफ सांची जिसको कहा जाता है, उसको भी वापस से रिकंस्ट्रक्ट, उसका जो डोम वाला पार्ट है उसको स्टोन का बनवाया गया था अग्निमित्र के टाइम पे। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी हमको काफ़ी सारी चीज़ें देखने मिलती हैं। इसके अलावा जो हमने ह्यूमन फिगर्स पढ़े, जो यक्ष यक्षी बनना स्टार्ट हुए थे, मौर्यंस के समय से हमको मिलना स्टार्ट हुए थे, वो और ज़्यादा लार्ज स्केल पे बनने लगे। ह्यूमन फिगर्स बनना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया था इस पीरियड के अंदर। ओके, इसके अलावा शुंग पीरियड में हम देखते हैं कि जो स्टोन होता है वो रिप्लेस कर देता है वुड को। मॉरियंस के समय पे जो पैलेसेस वगैरह, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमको आर्किटेक्चर देखने के लिए मिलता था वो वुड में देखने के लिए मिलता था, बट अब जो स्टोन होता है वो रिप्लेस कर देता है वुड को। और जो बुद्धिस्ट स्तूपा है उसकी जो रेलिंग है और जो गेटवेज हैं वो स्टोन के बनाए जाने लगे, जो हमने कहाँ देखे, भारहट और सांची में। हमने लास्ट लेक्चर में सांची स्तूप के बारे में डिटेल में डिस्कस करा था। जो उसकी आउटर रेलिंग है, उसके अलावा जो उसके तोरण्स हैं, वो शुंग डायनेस्टी के टाइम पे बनना स्टार्ट हुए थे और उसी समय से बन रहे थे। और वो काय के बने थे, रेलिंग वगैरह स्टोन के बने थे। ओके, तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर की फील्ड में भी काफ़ी कुछ काम हुआ, रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म हुआ, काफ़ी सारी चीज़ें हमको शुंग डायनेस्टी के समय में भी देखने के लिए मिलती हैं। तो शुंग डायनेस्टी से रिलेटेड भी एग्जाम में बहुत ईजिली कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर से भी, या क्या सोशो कल्चरल इम्पैक्ट रहा शुंग डायनेस्टी का, किस तरीके से आप देखते हैं कि रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म हमको देखने के लिए मिलता है शुंग डायनेस्टी के समय पे। तो एग्जाम में किसी भी तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आप डिटेल में इस टॉपिक को कवर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम आगे की जो हिस्ट्री है इंडिया की उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं कि जब ये शुंग डायनेस्टी होती है, शुंग डायनेस्टी की कंटेम्प्रेरी काफ़ी सारी डायनेस्टीज़ इमर्ज होकर आने लगती है, अलग अलग पार्ट में अलग अलग लोगों का रूल स्टार्ट हो जाता है। तो हम वो सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। यदि आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट होकर इस तरीके के लेक्चर्स बना पाऊँ। थैंक यू।